दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब, जो कि आज जो पार्टी रूलिंग में है पाकिस्तान में, पीएमएनएल, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने एक तरीके से 25 साल के बाद यह एक्सेप्ट किया है कि कारगिल में जो वार हुई थी उसका जिम्मेदार पाकिस्तान था, और ये एक तरीके से जो लाहौर डिक्लेरेशन था उसकी अवहेलना की गई थी। पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। तो देखिए, उन्होंने ये बोला है कि मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैज एडमिटेड टू द नेशन वायलेटिंग द 1999 लाहौर एग्रीमेंट विद इंडिया बाय अटैकिंग कारगिल। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लाहौर एग्रीमेंट क्यों टूटा, क्यों तोड़ा गया और कारगिल क्यों हुई। आप ये देख रहे हैं कि 1947 से आज तक पाकिस्तान की आर्मी ने कभी भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में अच्छा रिलेशंस रखने की कोशिश नहीं की, और इसका रीज़न बड़ा ओबियस है कि इतनी बड़ी आर्मी को सस्टेन करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, और वो एक्चुअली पाकिस्तान का 50% से ज़्यादा फंड उनको मिलता है, और वो नहीं मिल पाता अगर कोई एक कंट्री ऐसा नहीं होता जिनके साथ वो दुश्मनी नहीं पाल लेते थे। तो ये इट्स ए वेरी नेचुरल फैक्ट जो कि एवरीबडी नोज अबाउट दैट। अब क्या हुआ कि लाहौर एग्रीमेंट के वक्त में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा बिल्कुल आइए। और ये चीज़ उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ, उनको पसंद नहीं आई, लेकिन वो कमिट कर चुके थे जब प्राइम मिनिस्टर तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए। और आपको एक बात पता है कि उनका स्वागत करने के लिए मुशर्रफ वहाँ पे नहीं आए, उन्होंने सैल्यूट नहीं किया था, और जो पाकिस्तान की रेगुलर टुकड़ी होती है वेलकम वाली, उन्होंने भी बैंड नहीं बजाया वहाँ पे। तो एयरफोर्स का एक छोटा सा बैंड वहाँ पे ले जाया गया एयरपोर्ट पे, या जहाँ पे भी वो आए थे, मेरे ख्याल से वो बस से गए थे, तो वहाँ पे फिर एक छोटा सा 10 लोगों का ग्रुप था जिन्होंने कि वहाँ पे उनका वेलकम किया। इवन पाकिस्तान के टेलीविज़न्स पे आर्मी ने ये कह दिया था कि आप कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं करेंगे जिसमें कि कुछ कंपैरिजन हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पे आपको कल्चरल सिमिलरिटी नज़र आए, लोगों में सिमिलरिटी नज़र आए, उनकी थिंकिंग में सिमिलरिटी नज़र आए, वो प्रोग्राम आप नहीं कर सकते आज के दिन में। हमको उनसे अलग करके देखिए, हमको हिंदू मुसलमान को अलग करके देखिएगा, एक करके नहीं देखिएगा। यहाँ तक कि वो बात पहुँची थी उस वक्त। और जब वाजपेयी साहब मीनार पाकिस्तान में गए और वहाँ पे उन्होंने रजिस्टर में लिखा कि भाई हम आपको मन से कबूल करते हैं और आइए हम मिल बैठ के बात करें, हमको साथ में मिल के कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम मिल के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये चीज़ मुशर्रफ को पसंद नहीं आई थी। और यही चीज़ एक्चुअली जो लाहौर डिक्लेरेशन में है, वो यही चीज़ है कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट भी है, वो भी हम बैठ के सॉल्व करेंगे, और जो आपके न्यूक्लियर एसेट्स हैं हमारे पास, उनकी सेफगार्ड्स के बारे में भी हम जो हैं वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि कोई उसमें पहले न चलाए, तो उसके बारे में भी डिस्कशंस होंगे। तो ये 3-4 चीज़ें थी मेन थिंग जो कि लाहौर डिक्लेरेशन में थी, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई परवेज़ मुशर्रफ को। उन्होंने ये मिस एडवेंचर करने की कोशिश की कारगिल में आपको पता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो पूरे ठंड में वहाँ पे कोई ऊपर रहता नहीं है, और सब जितने चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों चाहे वो इंडिया के आर्मी हो, सब लोग नीचे रहते हैं।
वो नो गो जोन माना जाता था। ठंड में क्या हुआ, 98 की जब बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ी तो पाकिस्तान के जो रेगुलर सैनिक थे वो वहाँ पे ऊपर चढ़ गए और वहाँ पे बड़ा सॉलिड बंकर्स अपने बना लिए और पूरे हथियारों से लैस हो गए। वो जब इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन मिलिट्री को जब पता चला कि वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं पाकिस्तानी, तब यहाँ से उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे मिस कैलकुलेशन हुआ इंडिया से भी, ये उनकी इंटेलिजेंस फेलियर थी कि वहाँ पे कैसे पहुँच गए, यहाँ पे किसी को पता नहीं चला इंडिया में। दूसरा, पाकिस्तान की ये मिस कैलकुलेशन थी कि इंडिया अब कुछ कर नहीं पाएगा और जो इनका मकसद है पाकिस्तान का कि इंडिया के कुछ इलाके ले लेना, या एक जो रूट है L1 रूट उसको बोलते हैं, अल्फ़ा वन रूट को काट दो, तो जिससे क्या होगा कि इनका जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भी थोड़ा अलग थलग पड़ जाएगा और इसके चक्कर में वो कुछ एरियाज़ पाकिस्तान अपने कब्ज़े में कर लेगा और इंडिया रिटेलिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि हम हाइट्स पे बैठे होंगे और इंडिया नीचे होगा। और ऐसे वक्त में इंडियन आर्मी का एयर फोर्स यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये मिस कैलकुलेशन किया कि इंडिया ने फुल फ्लेजेड अटैक किया और इस अटैक में एयर फोर्स तो यूज़ हुई साथ में बोफोर्स गन्स भी यूज़ हुई और 1000 करीब कैजुअल्टी हुई हैं दोनों तरफ की मिला के। पहले तो पाकिस्तान ने कभी माना ही नहीं कि ये हमने किया है, पाकिस्तान ने किया है। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट करना पड़ा उनको कि हाँ, ये लोग जो गए थे वो रेगुलर आर्मी के लोग थे, ना कि मुजाहिदीन थे। और एक ये नहीं है कि आज नवाज शरीफ साहब ने बोला तो हमने एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि हाँ ये हमने किया था। ये पहले से ही एक्सेप्टेड फैक्ट है और ये इससे ज़्यादा प्रूफ तब मिला जबकि परवेज़ मुशर्रफ चाइना में थे उस वक्त और उन्होंने अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को फ़ोन किया चाइना से, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़, और उनसे उन्होंने कारगिल वॉर के बारे में पूछा कि कैसी वॉर चल रही है। उनका कम्युनिकेशन है पूरा जो कि इंडियन इंटेलिजेंस ने टेप किया और उस कम्युनिकेशन में जनरल अजीज़ ने उनको बताया कि हमने जो है वो एक MI-17 हेलीकॉप्टर गिर गया है उनका, हमने गिराया या इंडिया की तरफ से गिर गया लेकिन गिर गया। तो फिर मुशर्रफ ने उनसे कहा कि भाई वो लोग तो बहुत अब गुस्से में आ गए होंगे। कहते हैं हाँ सर, वो लोग तो बहुत गुस्से में हैं और हमने ये नहीं बोला कि ये वहाँ पे हमारे रेगुलर्स हैं, हमने बोला ये मुजाहिदीन ने मार दिया। अब इंडिया ने क्या किया कि जब इंडिया को ये इंटेलिजेंस मिली और सेम इंटेलिजेंस चाइना ने US को पास ऑन की और इंडिया ने उसकी कॉपीज़ जितनी एम्बेसीज हैं इंडिया में सबको बांटी कि ये देखिए दिस हैज़ बीन डन बाय पाकिस्तान। ये जो उन्होंने अटैक किया है कारगिल पे, ये इसको एक अटैक मानेंगे और ये पाकिस्तान ने किया है। और इवन उस टेप की कॉपी और सब्सक्रिप्ट इंडिया ने नवाज शरीफ के पास भिजवाई अपने स्पेशल दूतों के सारे, जिसमें कि मिस्टर काटजू भी थे, मिस्टर मिश्रा भी थे, उनको दिया, उनको बताया। तो उनको ऐसा लगा हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को कि शायद नवाज शरीफ को इतना आइडिया था भी नहीं इसके बारे में क्या हुआ। तो ये एक तरीके से आर्मी ने मिस कैलकुलेशन करके ये अटैक किया था। इवन जो उस समय पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे सरताज अजीज़ साहब, वो भी इंडिया में आए थे बात करने के लिए और बातों को सुलझाने के लिए। तो शायद नवाज शरीफ उस वक्त ना होते तो ये वार इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं थी। उस समय हो सकता था इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी चला जाता। केवल नवाज शरीफ के रीज़न से मुझे लगता है कि वार केवल कारगिल में ही सीमित होकर रह गई। अब देखिए, नवाज शरीफ साहब ने वाजपेयी साहब को बुलाया, वो मीनारे पाकिस्तान भी गए। ऐसा लगा कि दोनों का बहुत अच्छा रिलेशंस बन रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में।
तो परवेज़ मुशर्रफ ने उसके बाद ही, बिल्कुल उसके बाद इनको एक तरीके से कू किया और इनको कैद किया, नवाज शरीफ साहब को, और ख़ुद प्रेसिडेंट बन गए, जो कि वो अगले 10 साल तक प्रेसिडेंट बने रहे थे। और एक बात आपको मज़े की मैं ये बताऊं कि जब परवेज़ मुशर्रफ इंडिया आए थे तो इंडिया ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका रिसेप्शन किया था और गार्ड ऑफ ऑनर दिया था उनको। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि केवल गार्ड ऑफ ऑनर ना देने से, सैल्यूट ना करने से क्या आपकी इज्जत बढ़ जाती है इंटरनेशनल फोरम्स में? कारगिल वॉर के बाद इंडिया की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है। जो इंडिया ने रेस्ट्रेन दिखाया और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, इवन एयरफोर्स की फ्लाइट्स भी वहां पे नहीं गई, ये पूरा वर्ल्ड देख रहा था, क्योंकि वर्ल्ड को और ज्यादा सबूतों की जरूरत नहीं थी। एवरीबडी न्यू व्हाट हैपेंड, हु डिड इट। और उस दिन के बाद से पाकिस्तान की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में खत्म हो गई। कोई कुछ भी बोलता रहे कि ये रीज़न है, 10 रीज़न 50 रीज़न बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी जो वैल्यू है वर्ल्ड में वो क्यों खोई, उसका सबसे बड़ा सबूत और स्टार्टिंग कारगिल वॉर थी, क्योंकि इससे ज़्यादा ओपन में कोई सबूत था नहीं। और उस दिन के बाद आज तक पाकिस्तान उठ नहीं पाया। लेकिन पाकिस्तान के कोर्ट्स ने क्या किया? 1000 लोगों के मारने का इल्ज़ाम जिस आदमी में था वो प्रेसिडेंट बना। प्रेसिडेंट के बाद उसने एक अपनी उस राजनीतिक पार्टी बनाई, ले उसके बाद वो दुबई गए, दुबई में रहे, उनके अगेंस्ट केसेस चले, केसेस चलने के बाद उनके अगेंस्ट में फैसला हुआ। फैसला होने के बाद आर्मी ने कहा कि जिस जज ने मुशर्रफ के अगेंस्ट में फैसला सुनाया है, ही इज़ मेंटली सिक, और हम अपने आर्मी जनरल के अगेंस्ट में ऐसा कोई फैसला नहीं होने देंगे। एनीवेज, इसी बीच में जनरल मुशर्रफ की डेथ हो गई दुबई में, एंड उसके बाद प्रोटोकॉल के साथ उनकी बॉडी को पाकिस्तान लाया गया, वहाँ पे उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन 1000 लोगों को मारने के बाद उनको कोई सज़ा नहीं मिली। 1000 लोगों को मारना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने 1000 आदमी नहीं, पाकिस्तान को मार दिया। पाकिस्तान की जो वैल्यू थोड़ी बहुत वर्ल्ड में थी उसको भी ख़त्म कर दिया, और इंडिया की वैल्यू उन्होंने पे 4 चांद लगा दिया कि ऐसा रेसिस्टेंस दिखाने वाला कंट्री वर्ल्ड में बहुत कम होगा, जिसके पास 7 गुना बड़ी ताकत है पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी उसने उनको माफ़ किया। तो ये एक छोटा सा वक्तव्य है, और मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब अपने आप तो ये बात नहीं बोलेंगे, कोई ना कोई तो उनके पीछे होगा जो ये बात उनसे करवा रहा है। और स्पेशली जब उनके भाई शहबाज शरीफ साहब भी उस मीटिंग में थे, जो कि आर्मी के बहुत नज़दीक माने जाते हैं, तो हो सकता है कि आर्मी के कहने पे उन्होंने ये चीज़ आज एडमिट की है। और ये मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अनलेस अनटिल यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स यू कांट फ्लावर। आपको आगे बढ़ना है तो अपनी पुरानी मिस्टेक्स को आपको मानना पड़ेगा, और ये शायद एक मिस्टेक नहीं है, ऐसी कम से कम 100 मिस्टेक्स ऐसी होंगी जो पाकिस्तान को माननी पड़ेंगी अगर उसको प्रोग्रेस करना है, इंडिया के साथ हाथ से हाथ मिला के चलना है, या ट्रेड करना है, या अच्छे रिलेशंस रखने हैं। तो आपको अपनी पुरानी गलतियां ज़रूर माननी पड़ेंगी।
और जो आज एक्सेप्टेंस किया है नवाज शरीफ साहब ने, मुझे लगता है ये इस चीज़ की एक शुरुआत है और हमको इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। होप करता हूँ आपको पसंद आया और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। उसको लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो कि मैं नया वीडियो डालूं वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन में आ जाए और आप उसको देख सकें। कल तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।